नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं भारतीय लोकतंत्र की इस गंगा को गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर मिलने तक मिलने वाले गंदे नालों ने कितना खराब किया है। इसके तमाम उदाहरण हमको चुनाव के समय दिखते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण वोटरों को धमकाकर अपने पक्ष में वोट करने वाली जो नई राजनीतिक औलादे सामने आई है वो इस गंगोत्री को और भी गंदा कर रही है। ऐसे तमाम उदाहरण आपको हमेशा दिखने को मिलते हैं जो वोटरों को लालच दी जाती है, लेकिन जब लालच से भी बात नहीं बनती तो उनको धमकी देने के उदाहरण भी हमने कम नहीं देखे हैं। बूथ कैप्चरिंग से लेकर तमाम ऐसे कई चीजें लोकतंत्र का एक तरीके से अविभाज्य अंग हो गया है। लेकिन अब नेताओं की बेशर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो खुलेआम कैमरे के सामने भी धमकाने से नहीं डरे। ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या को लेकर ऐसा लग रहा है कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा, करारा प्रहार नहीं हुआ तो ये कल आपके सर पर गन पॉइंट पर भी आपसे वोट आपके पक्ष में करवाने के लिए आगे आएंगे। देश के कुछ बूथों पर कुछ जगह पर ऐसा होता भी है, लेकिन ये अब खुलेआम होने लगा है और करने वाले कोई साधारण नहीं बल्कि उस राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कहने वाले लोग इसमें शामिल है। ऐसे में इसके खिलाफ बोलना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र के गंगा के रक्षा के लिए उसमें बहने वाले गंदे नालों को रोकना जरूरी है। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। बस्ती वालों, अगर कोई भी आदमी वोट देने गया तो वो हमारा गुनहगार होगा और उसकी सजा मौत होगी। अगर कोई औरत वोट डालने गई तो वो विधवा हो जाएगी। अगर कोई मर्द वोट डालने गया तो वो होगा रंडवा। फिल्म के सीन में साफ समझाया गया है कि वोटों के लालच में नेता किस हद तक उतर आते हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुर्सी के लोभी नेता अब देने लगे हैं लोगों को खुलेआम धमकी। एक वक्त वो भी था जब नेता लोगों की सेवा करने के बाद मांगते थे वोट और फिर पहुंचते थे विधानसभा या संसद। वहीं आज का एक दौर है जहां लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट की खातिर दी जा रही है खुलेआम धमकी। जी हां, ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है इन दिनों देश की सियासत में, जहां लोकसभा का चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और नेताजी पहुंच रहे हैं गांव-गांव वोटों के लिए। मान मनोबल और मनुहार के बाद बात अब धमकी तक पहुंचने लगी है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के बारामती में, जहां राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार भड़क गए। अजीत पवार ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के नेताओं से आपका भरोसा टूट जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये करेंगे देश का विकास। जी हाँ, अगर यकीन नहीं है तो सुन लीजिए। आमचा विकास सर्वचा काय झालाय, कुठलं काम नाही राहिलं, काय नाही, फक्त पाण्यात राहिले, ते सुद्धा पाण्याचं काम चालू आहे। आणि पाण्याचं काम चालू असताना काही आमची ठराविक लोक त्या युवकांना काही एक 5-7 युवकांना प्रोत्साहन देतात आणि त्याच्यामुळे आपल्यातलं सुद्धा काही लोक आहेत त्याच्यात। तर असं कोणी करू नये, उद्याचा दिवस हा परत नाही। 5 वर्षानंतर तुम्हाला काय काय म्हणजे जे विकास करायचा तो करा, परंतु उद्याचा दिवस सर्वांनी गटतट सोडून सर्वांनी उद्या एक काम करून घरावर शिक्का मारून 100% मतदान करा। तुमच्या हातात उद्याच्याला मतदान करायचं। बरोबर आहे। ऐका, उद्याच्याला तुम्ही काही जरी गडबड केली तर सुप्रियाला मी बाहेरच्याकडनं मतदान निवडून, बरोबर आहे। पण जर कुठल्या गावांनी सबडक केली तर तिथलं पाणी सगळं बंद करेल। बरोबर आहे। मी तुम्हाला आत्ताच सांगतोय, बघा, जर मासावडी किंवा तरडोली कुणी एक मिनिट टाळा अजिबात चुकून टाळलं तर मला मशीन मध्ये दिसते। मी सरळ त्या लोकांना सांगेन की तुम्हाला जर ही अशी मस्ती आलेली आहे तर मग मला तरी काय घेणे। शेवटी कुणाच्या एका गावावरून माझी बहीण पाडायची राहत नाही किंवा निवडून यायची राहत नाही। बाकीचे काय बारामती शहर ठिकाणी मत द्यायला बसलं म्हणजे हे 60 कोटी रुपये त्या दिवशी मंत्रिमंडळामध्ये देखील मंजूर होत नव्हते। मी कसे मंजूर केले ते माझ्या। अजीत पवार एनसीपी के मुखिया शरद पवार के भतीजे हैं। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ रही हैं। सालों तक यहां से शरद पवार संसद पहुंचते रहे। ऐसे में अजीत पवार को लगता है कि किसकी मजाल है जो उनकी बहन को वोट के लिए इनकार कर दे। अजीत पवार इससे पहले भी ऐसा ही कारनामा कर चुके हैं। जब अजीत से महाराष्ट्र के इंदापुर के किसानों ने डैम में कम पानी की शिकायत दर्ज कराई तो वे बेहद अभद्रता और बेहुदेपन पर उतर आए थे।
अजीत पवार की असलियत तब सामने आई जब गांव के ही किसी शख्स ने मोबाइल के जरिए उसे रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि इसमें आवाज इतनी साफ नहीं है, लेकिन इरादे बिल्कुल साफ समझ में आ रहे हैं। आवाज से साफ पता लगता है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार दादागिरी दिखा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर बारामती के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश खोपड़े ने वडगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। हालांकि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये इसको हम कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं देखते, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस के साथी, वो जो है वो हताशा और निराशा में खड़े हो गए हैं। आज जिस तरह से उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सभी कुशासन के साथी आज जनता उन्हें रिजेक्ट करने जा रही है, तो इस तरह की धमकी भरी बातें, इस तरह की अहंकार भरी बातें, इस तरह की हताशा भरी बातें स्वाभाविक है वो कहेंगे और करेंगे। इससे पहले एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर चुके हैं। बुलंदशहर की चुनावी सभा में मुलायम ने शिक्षा मित्रों को कुछ इस अंदाज में धमकाया था। शिक्षा मित्रों का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा मित्रों दिया भाई, शिक्षा मित्रों को कर दिया है, ऐसी बात है, शिक्षा मित्रों को कर दिया है। उनको कहता है 1 लाख कितने हैं ज्यादा, हाँ तो कर दिया है इनका, और कर दिया फिर के बाद तो वोट देंगे, नहीं वोट देंगे हम बेटों का लेंगे। अजीत पवार और मुलायम सिंह अकेले नहीं हैं जो वोटरों को धमकाते हैं। देश के कई छोटे बड़े नेता अक्सर ऐसे कारनामे करते रहते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वोटों के लिए आम लोगों को धमकाना कितना सही है और क्या इनको चुनाव आयोग से कोई डर नहीं लगता। सुधीर कुमार, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कि ये बातें हैं, नेताओं को मस्ती है, लेकिन वो लोगों के आंदोलन को, अपनी अच्छी मांग को, उनके अधिकार की मांग को जब वो रखते हैं तो उनको मस्ती कहते हैं। ऐसे नेताओं की मस्ती आखिर कैसे उतरेगी? उनको कौन सीधा करेगा? क्या चुनाव आयोग केवल नोटिस भेजना और कागजी घोड़े दौड़ाने तक ही सीमित रहेगा, या वास्तव रूप में किसी के खिलाफ कुछ करके दिखाएगा? कॉलर के पास चलते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज को कि आपने इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किया और इसके ऊपर आपने डिबेट रखी। मैं जनार्दन पांडे बोल रहा हूँ बेंगलोर से। तो पहले मैं अपना डिस्कशन फोकस करना चाहूंगा सबसे बड़े सूबे यूपी पे। तो मैं बता देना चाहूंगा कि यूपी के हालात इलेक्शन के काबिल थे ही नहीं। जिस तरह से वहां पे पिछले 2 सालों में 100 से ऊपर दंगे हुए हैं, जिस तरह से वहां पे कानून का राज नहीं है, आए दिन वहां पे लूट, चोरी, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहली बात तो वहां पे इलेक्शन का माहौल ही नहीं था, और अगर मेरे विचार से माना जाए तो वहां पे पहले प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए था, उसके बाद ही वहां पे चुनाव कराए जाने चाहिए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो जो इस तरह की दबंगई कर रही है, इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी हो, या फिर और भी जो इस तरह के छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे छत्रप हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, सबकी एक नेक्सस है, सबका एक साठ-गांठ है कांग्रेस के साथ। धन्यवाद। ये केवल ये एक चरित्र है, ये राजनैतिक गुंडागर्दी का चरित्र है, ये दादागिरी का चरित्र है, ये मस्ती का चरित्र है। ये केवल एक दल में नहीं, तमाम दलों में, एक राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में मिलता है। लेकिन ऐसे करने वालों को प्रतिष्ठा मिल रही है। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और खुद को प्रधानमंत्री तक के उम्मीदवार का दावा करने लायक इज्जत मिल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इन सब का समाधान सिर्फ नरेंद्र मोदी है सर। और सर एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने बहुत दिन पहले कार्यक्रम बिंदास बोल में किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ में भगत सिंह को दिखाया गया था सर। मैं चाहूंगा कि अगर भविष्य में कभी भी दिखाएं आप, तो जरूर वो कार्यक्रम दोबारा एक बार रिपीट कीजिए सर। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि मुद्दों के आधार पर आप फोकस करें। यह ऐसा मुद्दा है जो लोकतंत्र के गंगोत्री को शुद्ध रखने के लिए और लोगों को भयमुक्त वातावरण में मतदान करने के लिए माहौल बनाना, कानून बनाना, ऐसी स्थिति निर्माण करना, और ऐसा ना करने वाले या इस माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ माहौल बनाने का विषय है। इसलिए मुद्दों के आधार पर अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए।
हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आम जनता अगर गलती करती है तो उसको सुधारने के लिए कानून है। अगर ये नेता गलती करते हैं तो क्या इनको कानून नहीं सुधारती है? अगर इनको कहाँ से टिकट मिलता है लड़ने के लिए? अगर ऐसे ऐसे बयान देते हैं, अच्छे काम के लिए कोई बयान नहीं देता है। हमारी कितनी नदियां हैं जो गंदगी उसके अंदर जाती है, हमारी धर्म नदियां हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देता है। सिर्फ ये अपने वोट के लिए हम ये करेंगे, हम उसको बंटवारा करेंगे, हमको ये वोट नहीं देंगे तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। क्या हम इन नेताओं से पूछना चाहते हैं कि जो ये नौकरी दे रहे हैं उनकी घर की नौकरी है? बिल्कुल, जो आप दे रहे हैं ये आपके बाप का माल नहीं है। ये असली बाप, लोकतंत्र का असली मालिक, इस देश का असली मालिक वोटर राजा, मतदार राजा जो है उसका है। आप तो ट्रस्टी हो, नौकर हो, विश्वस्त हो, लेकिन आप तो विश्वास तोड़ चुके हो और चोर लुटेरे बनने के बावजूद अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस स्थिति में आ चुके हो। अगले कॉलर। जय हिंद। कल सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी नरेंद्र बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। हाँ सुरेश जी, मीडिया इतना अभी फास्ट है, इन दोनों मुलायम सिंह को और अजीत पवार को नंगा कर दिया मीडिया ने। पहले मालूम नहीं होता था क्या हो रहा है, अभी मालूम होने लगा। अभी मीडिया हमारा इतना फास्ट है, सबको मालूम है। पहले नेता लोग ऐसे, कांग्रेस वाले पहले ऐसे ही करते थे। इस बार क्या हुआ है, इनको लगता है मोदी जी आएगा तो सब इकट्ठे हुए कीड़े मकोड़े ये बोलते पानी बंद कर देंगे, क्या क्या बंद कर देंगे, ऐसे थोड़े होता है। हेलो, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो, हाँ नमस्कार सुरेश जी, राकेश जोशी बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अजीबो गरीब आजकल बयान आ रहे हैं नेताओं के, मुलायम सिंह, अजीत पवार, ये बड़े बेहूदगी किस्म के इनके बयान आते हैं। अजीत पवार ये तो कह रहे हैं कि अगर नहीं वोट दोगे तो हम फला संसाधन, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। ये एक्चुअली कस्टोडियन है हमारी जो संपत्ति है, देश के संसाधन है, और ये बिहेव ऐसे करते हैं जैसे कि ये कोई राजा हो और प्रजा को दे रहा हो। ये हमारी चीजें हमें देने वाले कौन होते हैं? ऐसे राहुल गांधी कहते हैं हम देश को फला चीज दे रहे हैं, फला। ये जो शब्दावली है ये बहुत ही खराब है, और इनकी विधायकी तो बर्खास्त होनी ही चाहिए, अजीत पवार और मुलायम सिंह टाइप के लोगों की। बल्कि इनके आजीवन इनके इलेक्शन लड़ने पे भी पाबंदी लगनी चाहिए, जो इस तरह से बिहेव करते हैं। इनका जो अंदाजे बयां होता है बिल्कुल जैसे राजा हो और प्रजा भिखारी हो। ये बहुत ही गलत तरीका है इनका बात करने का। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि आखिर आप राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे ये सब कुछ आपके बाप का है, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। जैसे आप अपनी जेब से दे रहे हैं ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वैसे तो आपके खेत में काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी ऐसी भाषा बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है, लेकिन आप राज्य के उप मुख्यमंत्री बन जाए या कई मंत्री या नेता बन जाए तो आपकी भाषा सुधरने के बजाय, उसमें शालीनता और नम्रता आने के बजाय उसमें मस्ती चढ़ती है। उस मस्ती को उतारना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सर, वृंदावन में बात करनी थी सर। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। है जी सर। हेलो, चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, ये जो आप ये मुलायम जी जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मुलायम की बात का राज है क्या? मुलायम जी ये नौकरियां सबको हटा देंगे, ये कहते हैं कि मैं मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं नौकरी नहीं दूंगा। इनके बस में ये तो वोटरों को देखना चाहिए कि इस व्यक्ति को हटाना रखना है। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। मुलायम सिंह लोगों को कहे या कोई नेता को कहे कि हम तुमको निकाल देंगे, वोट नहीं दिया तो ये नहीं करेंगे, उसको ऐसा बोलने की हिम्मत आप दे रहे हैं। आप क्यों उसको ये नहीं कहते कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो इस चुनाव से आउट कर देंगे, निकाल देंगे? ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी शरणागत जाने में, दादा को दादा कहने में और नेताजी को नेताजी कहने में, उस गुलामी में ज़्यादा फक्र महसूस करते हैं, या न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण आप ही खुद उनके चरणों में ना घसीटते हैं। हमारी स्वभाव को बदलना होगा। अगर हम ये नहीं बदलेंगे तो ये नेता कल हमारे पीछे हंटर लेकर खड़े होंगे और कहेंगे कि जा, तुम्हारे बेटे को, बहू को या घर के किसी व्यक्ति को मेरे पास रखा है, तू जाके वोट करके आ, फिर इसको लेके छुड़ा के लेके जा। ये फिल्मों की स्थिति वास्तव में जमीन पर आएगी। इसको रोकना है तो बिंदास बोलना जरूरी है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
इस वोटर को सोए हुए शेर को जगाने के लिए आज का ये बिंदास है। और हम चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इस विषय का प्रचार करें और वोटरों को उसकी ताकत का एहसास कराएं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, हेलो, मेरा नाम भूषण कुमार है सर। बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम भूषण कुमार है सर। जय हिंद सर। मेरा हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी, ये बताइए आप कि ये टीवी पे दिखाते हैं और उसको बात करना नेता पूरे। चलिए, अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करिए। अपनी बात कॉलर ध्यान रखिए कि जब कॉल कनेक्ट हो तो आपका नेटवर्क सही हो, आपकी बात हम तक सुनाई दे। अगले कॉलर। ओके, जय हिंद। वंदे मातरम। सुरेश जी, मैं डॉक्टर भारती बोल रहा हूँ, गजानन भारती, पूना से। बोलिए। आपने ऐसा कार्यक्रम रखे जो जिनके बारे में उन्होंने बोला है वो लोगों के लिए सुकून सा मिला है सर, ये कार्यक्रम सुन के। और दूसरी बात बोलता हूँ कि कुछ पार्टियां है देश में जो वोटरों को और मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, जिन्होंने ऐसा समझा है कि ये हमारी जागीर है, हमारा देश और ये जो संपत्ति है, नैसर्गिक संपत्ति है, इसको अपनी जागीर मानते हैं। और दूसरी बात सर ये है कि इन्होंने ये चुन के आते हैं, जब हम वोट देते हैं तो ये जब ऊपर जाते हैं तो हमें भूल जाते हैं। और दूसरा सर, जब हमारे देश में अगर चपरासी की भी नौकरी करनी है तो एग्जाम होती है सर, और ये नेताओं को और ये मंत्रियों को कुछ भी एग्जाम नहीं है सर, सिर्फ जनाधार, वो भी गुंडे लोगों का जनाधार मिला तो ये नेता बन जाते हैं सर। ये गलत बात है, देश की सिस्टम बदलनी चाहिए सर, और मोदी जी को वोट देना चाहिए। मोदी जैसे शालीन। चलिए, धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि आखिर नेताओं को परीक्षा में उनको कॉपी करने के लिए, उनको गलत तरीके से पास करने के लिए जिम्मेवार कौन है? वोटर है, आप है, हम हैं, क्योंकि हम उनको उन मुद्दों के आधार पर सपोर्ट करते हैं जो जाति, भाषा, प्रांत, धर्म या क्षेत्रीयता या लॉयलिटी। क्या आप लॉयल बन के रहने के लिए किसी नेता के लॉयल बने रहने की जरूरत है या देश के लॉयल बने रहने की जरूरत है? क्या आपके दृष्टिकोण में आपके क्षेत्र का आपका विकास जरूरी है या केवल नेता का विकास जरूरी है? क्या नेता की मीठी चोपड़ी बातों से, चिकनी चोपड़ी बातों में तो आप बह नहीं रहे, लेकिन आप तो वो बातें करने की जरूरत ही नहीं नेता को, क्योंकि नेता अब मदमस्त है और अब वो मदमस्ती में अपनी मस्ती को गाली गलौज में दिखा रहा है। हम फिर भी उसको पास कर रहे हैं, इसलिए गलती हमारी है। कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं मुकुल शुक्ला बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ, ये जो विषय आज आपने उठाया है कि ये वोटरों को धमकाने वालों पर कब कार्रवाई होगी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतना साफ साफ टेलीविजन पर दिखने के बावजूद क्या खोजबीन हमारा इलेक्शन कमीशन करता है और वो क्या और एक्स्ट्रा जानकारी चाहता है जिसके दम पर इनको रोका नहीं जा सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से ऐसे मुद्दों को अपनी तरफ से टेकअप नहीं कर सकता। ये तो सीधा सीधा समाज पर असर करने वाले मुद्दे हैं और इन पर हमारे देश की ये बड़ी बड़ी संस्थाएं अगर जागृत रहें तो इन लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। देखिए, वोटरों को धमकाने की हिम्मत इसलिए इनको पड़ती है क्योंकि इन्हें पता है कि वोटर बटा हुआ है, और वोटर अगर एक साथ होता आज की डेट में तो हमारे देश को स्थायी और मजबूत सरकार पिछले 10 सालों से मिल गई होती। तो वोटर जागृत नहीं है, हम कितना भी जगाने की कोशिश करें, वोटर के पास कोई ना कोई डराने का बहाना होगा, इन लोगों के पास धमकाने का बहाना होगा, क्योंकि ये जनता के पैसे पर फूल रहे हैं। और जनता कितनी भी कोशिश कर ले, आज भी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि नेताओं के बिना काम नहीं चल सकता। तो सर्वोच्च संस्थाओं को ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से आगे बढ़कर के जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे तब तक जनता की रक्षा नहीं हो सकती। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इसके लिए बहुत जरूरी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के आने पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे ताकि ऐसे नेताओं पर तुरंत कार्रवाई हो और उनको जमानत भी न मिलने पाए जेल से बाहर निकलने के लिए, तब जाकर के ऐसे नेता सुधरेंगे। इनकी घर की की और पैसा वसूला जाए, तब जाकर के लोग। चुनाव आयोग, ऐसा कहा जाता है कि चुनाव आयोग एक तरीके से सर्कस है, जिस सर्कस में पूरा इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग के मुखिया को, अधिकारियों को तय करना है कि इतने बड़े सर्कस में वो रिंग मास्टर बने रहेंगे या जोकर बनेंगे। उनके इस घटनाओं के, उनके व्यवहार से और नेताओं की बढ़ती मस्तियों की घटना को देखते हुए तो लगता है कि चुनाव आयोग इस चुनाव की सर्कस में रिंग मास्टर की भूमिका में नहीं, जोकर की भूमिका में है, क्योंकि नेताओं के ऐसी उटपटांग बातें
खुले आम वो गुनाह कर रहे हैं और चुनाव आयोग कहता है कि जानकारी लेने का काम चल रहा है, उनको नोटिस भेज रहे हैं। अरे चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या बिगाड़ लेंगे अजित पवार का और मुलायम सिंह का? जो बिगाड़ना है अब बिगड़ सकता है, अभी एक्शन होनी चाहिए। वो एक्शन लेना तो दूर, चुनाव आयोग केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। अगले कॉल। हाँ, ब्रजमोहन सोमानी दिल्ली बादली से बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी वोटरों को, चुनाव आयोग को तो सीधा चाहिए, जिन लोगों ने ये गलत अभद्र भाषा यूज करते हैं उनको तुरंत, और जो डांट और धमका के लोगों का वोट लेना चाहते हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ में वोटर्स के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो वोट की चोट से इन सबको सीधा कर सकते हैं। ऐसे जो लोगों को धमकाकर वोट लेना चाहते हैं उन लोगों को वोट की चोट से सीधा कर सकते हैं और वोट देकर। लेकिन ये मेरे भाई ने, कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन हम नोट की बदले वोट देते हैं, इसलिए हम वोट की चोट नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारे यहाँ पर जो नोट है उसके बदले जब वोट देंगे तो वोट की चोट की धार खत्म हो जाएगी। हम क्यों लाचार हैं इनके सामने? एक SMS और व्हाट्सएप पर मैसेज बड़े काफ़ी दिनों से घूम रहा है कि अगर कोई नेता आपको एक चुनाव में 500 रुपये भी देता है तो 5 साल के सारे दिनों को अगर हम निकालें तो केवल 27 पैसे रोज पड़ता है, एक दिन का पड़ता है, जो कि भिखारी भी नहीं ले सकता। लेकिन हम वो लेते हैं और फिर ऐसे नेताओं की मस्ती को झेलते हैं। एक चुनाव में झेलते हैं, फिर वो चुनाव जीत जाता है, फिर उसकी मस्ती और बढ़ जाती है, बढ़ती बढ़ती वो तो बड़ा बन जाता है और इतना बढ़ता है कि आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या बोलना है? हाँ सर, रेणुकूट सोनभद्र से राजकुमार शर्मा। हाँ, ऐसे प्रतिनिधियों को काली सूची में डालकर चुनाव आयोग को तुरंत प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिससे कि भारतीय लोकतंत्र को एक स्वच्छ दिशा मिल सके और मौलिक अधिकारों को बचाया जा सके। वंदे मातरम सर। धन्यवाद। हम यहाँ पर कारणों पे नजर डालते हैं कि क्या कारण है आखिर। देखिए, धन बल और गुंडा बल पर भरोसा। नेता वोटरों को अपने खेत की मूली समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो वोटरों को जैसे चाहे वैसे हाँक सकते हैं। वोटर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। असल में वोटरों का उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं होता। ऐसे नेता राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल अपने हित में करते हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो धन बल और गुंडा बल पर यकीन करते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि वो धन बल और गुंडा बल के जरिए चुनाव में कुछ भी करवा सकते हैं। उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भी मतदाता उनके क्षेत्र में उनके विरुद्ध नहीं जा सकता है। सत्तासीन नेताओं की दबंगई। जो नेता सत्ता में लंबे वक्त से बने हुए हैं वो सत्ता के गणित और वोटरों के मन और मिजाज को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे वोटरों को अपने पक्ष में बनाए रखना है। कुछ नेता सत्ता का इस्तेमाल वोटरों को डराने धमकाने के लिए भी बेबाकी के साथ करते हैं। क्योंकि सारा तंत्र उन्हीं के हाथ में होता है, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं होता। चुनाव में अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त रहते हैं। वोटरों की दयनीय हालत। ताकतवर नेताओं के सामने वोटर कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं होता। नेताओं को जरा सी भी भनक लगती है कि किसी क्षेत्र विशेष के वोटर उनके खिलाफ जाने का मन बना रहे हैं तो वो तुरंत वोटरों को इस बात का एहसास करा देते हैं कि जल में रहकर मगर से वैर पालना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे नेताओं के सामने वोटर भी अपने आप को मजबूर समझने पर मजबूर हो जाते हैं। ज्यादा चूं चपड़ करने की स्थिति में वोटरों को निजी तौर पर भी धमकियां दी जाने लगती हैं। सार्वजनिक तौर पर तो उन्हें तमाम नागरिक सुविधाओं से करने की बात भी कही जाती है। ऐसे में वोटर नेताओं के सामने खुद को पूरी तरह से विवश महसूस करता है। वोटी सांप और छछुंदर वाली हो जाती है। नेताजी को न तो उगलते बनता है और न ही निगलते बनता। कॉलर, जय हिंद। सर बिंदास बोल बात करनी थी सर। क्या कहना है आपको? जी सर, क्या बोलना है आपको? सर मुझे आपसे मिलना है। मैं सोनू यादव बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ हाँ जी सर। तो एक्चुअली में मुझे सर ना ये जो नेताओं के बारे में बोलना है, ये जो जनताओं को गुमराह करते हैं वोटर के लिए, सर इसके बारे में मुझको बोलना है सर। बोलिए। हाँ जी सर, मुझे मतलब ये जो हिंदू और मुसलमान का जो ये आजम खां गलत बयान देते हैं और जो और नेताएं भी गलत बयान देते हैं, तो मैं सर एक बार आपसे मिलके मैं पूरी देश को जनता को।
अब स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर बात करके आ सकते हैं। हम महीने के आखिरी शनिवार को 4 बजे के बाद दर्शकों को मिलने के लिए समय रखते हैं। वैसे हर शनिवार का भी प्रयास है, लेकिन स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अगर आप आते हैं तो ज़रूर भेंट होगी। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी। हाँ, सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूं सर। बोलिए। अजीत पवार ने कहा कि गांव वालों ध्यान से सुन लो, यदि तुमने सुप्रिया सुले को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, यानी तुम्हारा बिजली पानी बंद कर दूंगा। वहीं एसपी नेता मधुकर जेटली ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमकी दी। अमित शाह को राहत और आजम खान को क्यों नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं गौरीगंज में प्रत्याशी बैठा अपनी जान की हिफाजत के लिए थाने के सामने। मान्यवर, इन पर कार्रवाई क्या? यह यक्ष प्रश्न है। 1984 के निर्दोष सिखों को जिंदा जलाया गया, क्या उन्हें न्याय मिला? नेता खुले घूम रहे। तंदूर कांड में महिला को पूर्व में जिंदा जलाया गया, क्या न्याय मिला? मान्यवर नेता इस तरह की खुराफात क्यों करते हैं? क्या वे हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेने के बहाने हमें उलझाए रखने की कूटनीति करते हैं? मैं तो इतना कहूंगा, जिस तरह कंस को चारों तरफ कृष्ण कृष्ण दिखाई देता था, उसी तरह सभी पार्टियों को चारों ओर नरेंद्र ही नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है। जनता पूरी कार्रवाई कर रही है। अब नेताओं का स्वागत थप्पड़ व जूतों से हो रहा है। मुलायम ने भी मित्रों को धमकाया था, ऐसा मैंने देखा। थैंक यू। धन्यवाद। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। अगर जो ये मीडिया नहीं रहो तो ये तो कानून व्यवस्था बिल्कुल कुछ है ही नहीं सर। जो भी डरता आपकी मीडिया से ही डरता, लेकिन ना तो पुलिस वाले से, न कोई जज से, न कानून से, कोई नहीं डरता सर। धन्यवाद। मीडिया के सामने अगर ये टेप नहीं आती, ये टीवी चैनलों पर नहीं चलती, तो कल्पना करिए कि आखिर ये चलती कहाँ। ये भी कहा जाता है कि ऐसे आने वाले टेप उन प्रादेशिक चैनलों पर पहले क्यों नहीं चले, पहले इसको सोशल मीडिया पर डालने की ज़रूरत पड़ी जब ये लोगों तक पहुँचे, और मीडिया क्यों नहीं इसको उठा रहा है? जब मीडिया के क्रेडिबिलिटी का सवाल आया तब मीडिया इसको उठाए। ऐसी स्थिति क्यों निर्माण होती है? क्या जो विज्ञापन देने वाले पार्टियां है, जो दल है, जो नेता है, उनके प्रभाव में चैनल अपने प्रोग्राम को, अपने अप्रोच को, अपने धार को कम ज़्यादा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ये भी अपने दर्शकों और वोटरों के साथ धोखा है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं, हाँ, जो कि आज धमकाने वाली बात आई है, चुनाव आयोग को इस पर, उन लोगों को पर एकदम बैन लगा देना चाहिए ताउम्र के लिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके ऊपर एकदम बैन लगाना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का नेता हो, किसी धर्म का नेता हो। जो वोटरों को धमकाने वाली बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद। उम्र भर की तो न जाने कब हो क्या होगा, लेकिन इस चुनाव में, जिस चुनाव में वो प्रभाव छोड़ने वाला है, जिस धमकी के आधार पर आने वाले 4 दिनों बाद होने वाले वोटिंग पर वो प्रभाव जमाने वाला है, उस पे तो उसको रोकिए। लेकिन वो नहीं। ये कैसा न्याय है? मैंने कहा ना कि ये जोकर जैसा लगता है कि कोई नेता धमकी दे तो उसको तुरंत काम उसका रोक कर फिर कार्रवाई करने के बजाय उसको अपना काम करने दिया जाता है, और कार्रवाई के नाम पर चुनाव दर चुनाव निकल जाते हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी किसी नेता के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो। चुनाव आयोग ने अशोक चौहान को पेड न्यूज़ के लिए नोटिस भेजा था। वो अशोक चौहान आदर्श घोटाले के बाद भी दोबारा चुनाव लड़के अब फिर लोगों के सामने है लड़ने के लिए। आखिर चुनाव आयोग के कानून कायदे कहाँ है? अगले कॉलर। हाँ, मैं मरखामऊ गांव से, महुआ क्षेत्र से, इलाहाबाद जनपद का रहने वाला हूँ। मैं अभी पुणे में हूँ। हाँ। मैं राजू शेख बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजू शेख है। सर, ये जो चुनाव आयोग का मतलब जो नतीजा है, मैं उस देश से बोलना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी मुस्लिम है सबका मतलब मतदान करने का अधिकार है। और सर, जो भी बात है मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो सब मुस्लिम को फांसी दे दी जाए, नहीं तो चुनाव आयोग क्या काम करे, एक सही निर्णय दे, नहीं तो सब जितने मुस्लिम है सबको फांसी दे दे। ये नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बोल रहा हूँ सर, ये चुनाव आयोग जो भी कर रहा है ये सही नहीं है। अरे मैं ऐसी बात रखने के लिए अलाउड नहीं करूंगा, क्योंकि आप गलत तर्क, गलत बातों को नहीं कुतर्कों के साथ रख सकते। आप चुनाव आयोग मुसलमानों के खिलाफ, इसका क्या आधार है? क्या केवल एक आजम खान को बोलने से रोक दिया इसलिए पूरे मुसलमानों के खिलाफ चुनाव आयोग हो गया, ऐसा कहना ठीक है? आजम खान तो पूरे मुसलमानों के नेता है ही नहीं। तो ऐसे में
उनकी उत्पटांग बातों का हम शिकार ना बने। अगले कॉलर। हाँ हेलो, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं बहादुर चौहान बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। और जय हिंद सूरज जी। और मैं बहादुर चौहान बोल रहा हूँ। और जो ये मुलायम सिंह बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो, जो भी बोलते हो, यानी कि जनता चुनती है। और क्या नाम है, जनता चुनती है और जनता को ही ये भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगाने की ये करें कि मैं नौकरी नहीं दूंगा और ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ चुका है। धन्यवाद। और अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सूरज जी। हाँ। मैं सऊदी अरबिया से अली चौहान बोल रहा हूँ सर। हाँ। पूरी की पूरी यूपीए सरकार हार की बौखलाहट में है सर। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो। मुलायम सिंह यादव तो इतना बौखला गए हैं कि वोट के लिए बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस बार के चुनाव में हम लोग मुलायम सिंह यादव को उनकी बेवकूफी की सजा आजमगढ़ में देंगे, क्योंकि आजमगढ़ में मुलायम को हम लोग हरा रहे हैं। इस सभी समस्याओं का हल सर केवल नरेंद्र मोदी जी है। धन्यवाद। हम कहेंगे कि प्रचार के लिए कॉल का उपयोग मत करिए। आपको जो करना है आपके दम पर, आपके यहाँ पर उसका प्रचार करिए। यहाँ पर आप किसी एक पक्ष, पार्टी और एक उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर सब लोग अपने अपने उम्मीदवारों को वोट मांगना शुरू करेंगे और कार्यक्रम का उद्देश्य आपके वोट के अपील को रखना नहीं, मुद्दे को न्याय देना है। हम परिणामों पे नजर डालते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, मजाक बन जाएगा जनतंत्र। कहा जाता है कि जनतंत्र जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा हुआ शासन है। जनतंत्र की रक्षा वोटरों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर है, लेकिन जब वोटरों को धमकाकर उनके वोट पर सामूहिक रूप से डाका डालने की कोशिश की जाएगी तो निसंदेह जनतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। लोगों को अपने मन मुताबिक प्रतिनिधि चुनने के हक से वंचित करने का सीधा सा मतलब होगा जनतंत्र को खतरे में डालना। वोटर जनतंत्र की आत्मा है। देश में वोटरों को धमकाकर वोट हासिल करने का चलन लंबे समय से चलता आ रहा है। वोटरों पर नेताओं की दादागिरी से जनतंत्र की मूल भावना को चोट पहुंच रही है। दबंग नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। गलत तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को डरा धमकाकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश करने से ऐसे नेताओं का मनोबल बढ़ेगा जो जनतंत्र को महज लाठी से हाँकने वाला तंत्र समझते हैं। ऐसे नेता कभी भी समाज के हित में काम नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों को तरजीह देंगे जो उनके हक में मतदाताओं को डराएं धमकाएंगे। जीत के बाद तो ऐसे नेता वोटरों की समस्याओं पर कतई ध्यान नहीं देंगे। अवांछित तत्व समाज पर हावी हो जाएंगे और नेता बेलगाम। विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। जोर जबरदस्ती से वोट हासिल करने वाले नेताओं का विकास से कोई लेना देना नहीं होता। जीत के बाद विकास संबंधी कार्यों के ठेके भी उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो नेताजी की जेब अधिक से अधिक गर्म करें। ऐसे में स्वाभाविक है क्षेत्र का विकास प्रभावित होगा। सारे विकास कार्य कमीशन खोरी के शिकार होकर रह जाएंगे। वोटरों का दबाव नेताओं पर न के बराबर होगा। राजनीति तो प्रदूषित होगी ही, विकास भी प्रभावित होगा। डेमोक्रेसी जन भागीदारी से चलती है। विकास के कार्यों में जन भागीदारी जरूरी है। जोर जबरदस्ती करने वाले नेताओं की यदि चलने लगी तो विकास के तमाम कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं इस देश में ऐसे नेताओं की भाषा पर लगाम लगाने के लिए जो वोटरों को इस देश का राजा, मालिक या असली मालिक समझने के बजाय अपना नौकर समझता है, और उस नौकरी के निकालने से लेके उसको सजा देने के से लेके उसके अपने जो संवैधानिक अधिकार है उससे भी छीनने की धमकी देता है। क्या ऐसी बातें आप जारी रखना चाहेंगे? क्या आप गुलाम मानसिकता का परिचय देंगे, या फिर आपके स्वाभिमान को जाग कर ऐसे लोगों के मुंह को
ताला जड़ेंगे। तय आपने करना है, क्योंकि ये बात आपके आत्मसम्मान की है, देश के आत्मसम्मान की है, देश के लोकतंत्र के रक्षा की है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। ये जो मुलायम सिंह और अजीत पवार ने कहा है, वो तो एकदम जैसे खाक पंचायत है ऐसा फरमान है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका हक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी चिंता इससे बड़ी है कि हमारे यहाँ पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करना है इलेक्शन कमीशन को करना है। ये लोग एक बयान देते हैं, थोड़े दिन के बाद दूसरा बयान आता है, पिछले वाला भूल जाते हैं। तो लोगों के हाथ में क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये चलता रहता है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसे दबंग लोग जो होते हैं, जैसे कि ये हमको धमकाते हैं या इस तरीके से वोटर को धमकाते हैं, तो हमें इन्हें जवाब देना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। हम आपको कुछ वीडियो मैसेज भी दिखाते हैं कि क्या कहते हैं। आप भी ऐसे वीडियो मैसेज बनाकर हमको भेज सकते हैं। ये जो है प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि यदि हम आपको वोट न देंगे तो आप हमारे बिजली पानी जो है या राशन पानी जो भी बंद कर दोगे। जितने भी इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने गलत तरीके से पैसे देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसी कानूनी प्रक्रिया के अंदर लाया जाए, कभी चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे हैं। देखिए, आजकल गलत है जो नेता हमारे देश में बयान दे रहे हैं, को डरा धमका के वोट ले लेंगे, आपके बिजली पानी काट देंगे, तो ये सब गलत है। कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि आज के देश में लोकतंत्र का जमाना, हम अपनी आज़ादी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो ये डरा धमकी वाले जो भी नेता ऐसे पब्लिक को डरा रहे हैं, खिलाफ कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव के टाइम में कोई भी नेता बोलता है वोट लेने के लिए, धमकी हो या फिर प्रलोभन हो, तो चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, उस पर स्टैंड लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। किसी के दबाव में रह के या किसी को ये करके वो करके वोट नहीं करना। मैं अभी अपने सभी युवा दोस्तों से कहना चाहूँगा, जहाँ उनका मन है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सर, सर जैसे इस तरीके से अगर बयान इन लोगों के आएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो पूरी दबंगई दिखा रहे हैं। इस तरह से जबरदस्ती हमसे वोट मांगे जा रहे हैं। ये विकास तो कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे सपा जो है, ये इसी बात के लिए मेन मशहूर है कि इस सपा के राज्य में मैक्सिमम गुंडागर्दी दिखाई देती है। जैसे अलीगढ़, यूपी मेन आता है इसके इलाके में। जब से मायावती हटी है तब से बहुत दबंगई गर्दी दिखाई जा रही है। और इस तरीके से अगर ये लोग बयान देंगे तो सीधी सी बात है कि पूरे दबंगई दिखा रहे हैं ये लोग। धन्यवाद। मायावती थी तब कुछ और लोगों की दबंगई थी, अब मायावती गई तो दूसरों की दबंगई है। सत्ता आती है तो दबंगई करने वाले बदलते हैं, लेकिन दबंगई नहीं बदलती है, क्योंकि आप और हम शांति के साथ उनको स्वीकार करते हैं। कई कहते हैं कि चलो अब माया का राज सेना ही पड़ेगा, उनके लोगों को दबंगई करो, क्योंकि जब बसपा का राज आने के पहले समाजवादी का राज था तो वो दबंगई कर रहे थे। बसपा ही सोच रहे थे कि चलो अब इनका राज है तो ऐसा करेंगे ही। ये स्वभाव अगर हम नहीं बदलेंगे तो राज किसी का भी आएगा, आप और हम गुलाम बने रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर जी। बोलिए। रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? अच्छा, जय हिंद सर जी। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे नेता को जो गलत बयान देते हैं, तो ऐसे नेता को इलेक्शन कमीशन अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम जनता को जागरूक होकर के ऐसे नेता को वोट ही नहीं देना चाहिए, ताकि उसका जमानत जब्त हो जाए। बिल्कुल, जमानत जब्त करके दिखानी चाहिए, उसको पराजित करके दिखाना चाहिए, उसके मस्ती की सजा उसको चुनाव के द्वारा दिखा के देनी चाहिए। और इससे साइलेंट बेहतरीन तरीका आखिर क्या हो सकता है? ये अजित दादा से लेके नेताजी मुलायम सिंह तक सबकी भाषा को सीधा करने का आपके पास अधिकार केवल एक बटन पर है। अगले कॉलर।
जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद। हाँ सर, मैं नेमिचंद बोल रहा हूँ झुंझुनू से। हाँ हाँ सर, ये राजाओं की प्रथा कभी खत्म होगी या नहीं होगी? कैसे होगी? अरे कैसे होगी, क्या होगा? ये हिंदुस्तान को 60 साल हो गए आजाद हुए, उसके बावजूद ये अभी भी राजा प्रथा चल रही है, लोगों को धमकाने की और डराने की। ये प्रथा कब खत्म होगी? बिल्कुल, ये तब खत्म होगी जब आप युवराज को राजा बनाना छोड़ देंगे। आप तो युवराजों को राजा बनाते हैं और फिर कहते हैं कि राजा प्रथा कब बंद होगी। या कॉलर का आपका मतलब मेरा कॉलर के नहीं, हम सबका है कि आखिर हम युवराजों को राजा बनाना जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक अगला राजा पेट से पैदा होगा, ईवीएम मशीन से नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, जय हिंद। हाँ, मुझे ये कहना है सर, जो इस तरीके की वारदात सामने आई है, जो धमकाने की वोट पे, वोट के लिए जो अजीत जी ने जी, तो इनके ऊपर जो है वो चुनाव आयोग को कम से कम नहीं तो इसी चुनाव में उनका टिकट रद्द कर देना चाहिए। उनका तो टिकट है नहीं। हाँ जी, जो जिसके लिए वो पैरवी कर रहे थे, जिसके लिए ये धमकी दे रहे थे, उनको कम से कम ये सजा मिलनी चाहिए। इस प्रचार से इनको रोकना चाहिए। ये भी अगर चुनाव आयोग नहीं कर सकता तो इतनी बड़ी सर्कस किस काम की है? हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। दबंग नेताओं का विरोध। ऐसे नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने का एकमात्र माध्यम वोट ही है। अपने पसंदीदा प्रत्याशी के हक में बेखौफ होकर वोट करने की जरूरत है, ताकि जोर जबरदस्ती करने वाले नेताओं को उनकी सही औकात बताई जा सके। वोट की शक्ति बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का इस्तेमाल हर हाल में स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। देश में गुप्त मतदान का अधिकार हर नागरिक को हासिल है। चाहे नेता लोग कितना भी डराने धमकाने की कोशिश करें, उनकी हनक में आने की जरूरत नहीं है। आपका वोट हमेशा सही प्रतिनिधि को मिलना चाहिए। नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो। वोटरों को धमकी देने वाले नेताओं की जगह सलाखों के पीछे है। ऐसे नेताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को खुद से संज्ञान लेना चाहिए। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी है कि जोर जबरदस्ती करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि संभव हो तो ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जाना चाहिए। वोटरों के हक पर डाका डालने की नीयत से चुनाव मैदान में उतरने वाले नेताओं पर लगाम लगनी ही चाहिए। वोटरों को पूरी सुरक्षा मिले। अक्सर देखने में आता है कि चुनाव आते ही मतदाताओं को तरह तरह से लालच दिया जाता है, और अब सवाल ये है कि लालच देकर मतदाता का वोट मांगने और धमकाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कब? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, मेरा ये कहना था, ये सब मीडिया वाले जो है, हेलो, हाँ, ये सब एक साथ मिलके जहाँ के पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ है, हाँ, हेलो, हाँ हाँ, वहाँ के थाना इंचार्ज को ये क्यों नहीं पूछ रहे कि इसके ऊपर केस अभी तक क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। ये हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का थाने वाला जो दिन रात अजित पवार तो छोड़िए, उसके कुत्ते को भी सैल्यूट मारता है, उसमें हिम्मत है? जिसका होम मिनिस्टर उसके पार्टी का है, होम मिनिस्टर का भी ये नेता है और नेता नहीं बाप समझता है। ऐसे होम मिनिस्टर का एक चपरासी या एक ठाणे वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है? ये मस्ती अभी उसी में है। ये मस्ती जब तक नहीं बदलेगी, जब तक वहाँ बैठा पुलिस वाला अपने हिम्मत के साथ, अपने खाकी वर्दी से ईमान और देश से ईमान रखते हुए कोई कार्रवाई नहीं करता। हम उसे इस कार्रवाई के लिए आह्वान करते हैं कि पूरा देश देखना चाहता है कि महाराष्ट्र पुलिस, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद 2 नंबर की पुलिस मानी जाती थी, अब है कि नहीं पता नहीं, वो सिद्ध कर दे कि उनमें हिम्मत है, उनमें वो सिंघम वाला दम है और अजित पवार को सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।